अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेंस्ट। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। सास पढ़ते हुए इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हुए हमने जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करना है जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर, उसको आज हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ एप्लीकेबल टू द प्रिपरेशंस एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। पब्लिक सेक्टर एंटिटी की जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसको प्रिपेयर कैसे करना है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इस पर बेसिकली अप्लाई होता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाइज टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय पब्लिक सेक्टर एंटिटीज दैट अप्लाई इप्सास, जो अप्लाई इप्सास को फॉलो कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड्स को जिन्होंने अपने पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो वहाँ पे हमने इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को स्टडी करना है और उस पर अप्लाई करना है। देखेंगे इसको। इंट्रोडक्शन टू conceptual framework. Conceptual framework has a preface and 8 chapter. इसका एक प्रीफेंस है, उसके बाद 8 चैप्टर्स हैं, इसके टोटल हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले प्रीफेंस में कहता है conceptual framework recognizes that constitutional arrangements and methods of public services operations vary across the globe and that the primary objective of most public sector entities is to deliver service to the public rather than to make profit and generate returns on equity to investor. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इस बात को कंसीडर करता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के जो ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डिलीवर सर्विस फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स। मेन पर्पज़ इनका आवाम की बेहतरी होती है, तो उनको सर्विस डिलीवरी होती है। जो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उससे भी पार्शियली रिलेट कर सकते हैं हम इसको, लेकिन मेन पर्पस हमने इसकी सर्विस डिलीवरी को देखना होता है। तो ये बेसिकली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इसी को मद्देनज़र रखकर इसको अप्लाई करता है ये बेसिकली। देयरफॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ नीड्स टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जब चूँकि अब आप पब्लिक सेक्टर में सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करनी होंगी, ताकि आपका यूज़र उसको स्टडी करके और उससे एक नतीजा अखज़ कर सके, एक डिसीजन ले सके, आपको अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजार सके और अपनी एक डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो बेसिकली सर्विस डिलीवरी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी होती है, और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसी को मद्देनज़र रखे बनाया भी गया है, उसको मद्देनज़र रख के प्रेजेंट भी करता है और उसको अप्लाई भी करता है। प्रेफरेंस में बेसिकली वो उन्हीं 6 पॉइंट को फोकस करता है कि जो इप्सास के बोर्ड, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, उसने जो 6 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जो कि पब्लिक सेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि इसको प्राइवेट सेक्टर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमने एक लास्ट स्लाइड्स में इसको देखा भी था, एक दफ़ा दोबारा देख लें। नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, पब्लिक सेक्टर में जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होती है, नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जिसमें बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल्स, वो ज़्यादा होती है। इसी तरह अप्रूव बजट का कंसेप्ट पब्लिक सेक्टर में होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो बजट होता है अमूमन वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। पब्लिक सेक्टर्स के जो प्रोग्राम होते हैं उनकी नेचर्स और लॉन्गिविटी वो बहुत डिफरेंट होती है। प्राइवेट सेक्टर्स की लॉन्गिविटी बहुत लंबे अरसे के लिए इनका चलता है। नेचर एंड पर्पस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, पब्लिक सेक्टर में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों जो रखी जाती हैं, बेसिकली पर्पस क्या होता है, सर्विस डिलीवरी। रेगुलेटरी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, गवर्नमेंट कुछ रेगुलेटरी रोल भी करती है, जैसे किसी कंपनी को पाकिस्तान, किसी बाहर की कंपनी को पाकिस्तान में काम करने की जब इजाज़त देती है, तो बेसिकली उसको रेगुलेट कर रही होती है, रूल के तहत उसको ऑपरेट करने की इजाज़त देती है, फीस चार्ज करती है। रिलेशनशिप टू स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग, स्टैटिस्टिकल बेस्ड रिपोर्टिंग, ये भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी। तो स्टैटिस्टिकल बेसिस भी पब्लिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर की निस्बत डिफरेंट होती है। अच्छा, चैप्टर 1 द रोल एंड अथॉरिटी ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये जो हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं सास का, इसकी रोल क्या है, इसकी अथॉरिटी क्या है। रोल टू एस्टेब्लिश द कंसेप्ट, तो डिफरेंट न्यू कंसेप्ट क्रिएट करना, ये इसका रोल है। अथॉरिटी, नो अथॉरिटी, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, बट इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन डीलिंग विद इशूज़ नॉट डेड विद इन इप्सास। ये आप जब तक अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते तो इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि आप इसको कैसे लेके चलना है। इसको एप्लीकेबिलिटी applies to financial reporting by public sector entities, not for private sectors. Chapter 2
इसके चैप्टर छोटे छोटे हैं, 1-2 स्लाइड्स के एक चैप्टर से। इसको मैंने शॉर्ट करके इसकी समरी बनाई हुई आपके लिए। चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजर्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसके यूजर्स कौन से होते हैं। पहले देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय पब्लिक सेक्टर एंटिटीज आर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस अबाउट द एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। कैसी इंफॉर्मेशन देना? दैट इज़ यूजफुल टू द यूज़र, जो कि यूज़र ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए हेल्पफुल हो। किस पर्पज़ के लिए? फॉर अकाउंटेबिलिटी पर्पसेस एंड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, कि वो उस रिपोर्ट को स्टडी करके आपकी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस भी स्टार्ट कर सके और अपनी डिसीजन मेकिंग पर्पस की नीड को भी फुलफिल कर सके। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स होती हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। यूज़र कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक कि आपके जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र कौन हैं। नंबर 2 किस्म के यूज़र होते हैं, सर्विस रिसिपिएंट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे जनरल पब्लिक जो है वो आपकी सर्विस को यूज़ करती है, और उनके नुमाइंदे कौन होते हैं? जैसे आपके MNA हो गए, MP हो गए, या और भी कोई हो गया आपके इलाके में, तो वो आपके सर्विस रिसिपिएंट एंड रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कौन स्टडी करता है? आपके डोनर भी स्टडी कर रहे होते हैं बेसिकली। जब डोनर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो भी उसको उस एंगल से देख रहे होते हैं। जैसे रिसोर्स प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल रिसोर्स प्रोवाइडर जो आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को फंड देती है, कोई ग्रांट देती है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो होगी वो रिसोर्स प्रोवाइडर्स ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हो जाएगी। और फेडरल गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या होंगे? वो भी पंजाब गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, तो वो यूज़र्स हो जाएंगे। तो 2 किस्म के यूज़र, एक सर्विस ले रहे होते हैं उनके नुमाइंदे, और एक जो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल IMF जब आप पाकिस्तान को लोन देता है, रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, तो बेसिकली IMF इज़ अ यूज़र ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड सिमिलरली जब उनके नुमाइंदे आते हैं तो बेसिकली वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स होते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग बेसिकली होता क्या है? ये इस प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि हम देखते हैं इज अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश्ड एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द, कि आपने जो शुरू में अपने ऑब्जेक्टिव रखे थे कि आप उनको फुलफिल कर रहे हैं। आपने जो रिसोर्स राइज किए हैं रिपोर्टिंग पीरियड में, वो कितने किए हैं, कहाँ से किए हैं। जो आपने करंट ऑपरेशंस को फंड कर रहे हैं आप, वो आपने फंड जो रेज किया है करंट ईयर के ऑपरेशन को मीट करने के लिए, वो आपने करंट ईयर से लिया है, करंट ईयर के टैक्स से कलेक्ट किया है, या फ्रॉम बोरविंग की है, लोन ली है, या किसी और अदर सोर्सेज से। तो ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को देख के डिसीजन लिया जाता है इसके ऊपर। और फिर इसके बाद ये भी देखा जाता है कि आपको एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत है फ्यूचर्स में, एंड द लाइकली सोर्सेज, और उसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद आप अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर 3 ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, name has qualitative characteristic of informations. This chapter is very important for every exams. आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डालनी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मीन्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक कि आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। दूसरी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, आप बिल्कुल क्लियर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी, नंबर 3, कि आपकी इंफॉर्मेशंस यूज़र को ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो। टाइमलाइननेस, उसका जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको इंटर कब कर रहे हैं ये बड़े मैटर करता है। किस टाइम के अंदर आपने उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है और कितने उसकी कंप्लीशन का टाइम था, ये सारा देखा जाएगा। कंपेरेबिलिटी, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर को, इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है कि आप उसको दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कोई बंदा उठा के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस या कोई यूज़र IMF या और भी कोई कंट्री जो जिसने आपको डोनेशन दी हुई है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब स्टडी करना चाहे तो वो आप उस आपकी इंटिटी की इंफॉर्मेशन को दूसरी इंटिटी की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर पाए, या आपकी अपनी इंफॉर्मेशन को पिछले साल की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर पाए, तो इसको कहते हैं कंपेरेबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है उसको वेरीफाई किया जा सकता हो, ये ना हो कि उसको आप वेरीफाई ही ना कर सकते हो। दीज आर द 6 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट are called qualitative characteristics of informations. If an examiner asks
the main qualitative characteristic of information, so these are the 6 point you must choose from them. इसके अलावा कुछ पॉइंट्स होते हैं परवेसिव कंस्ट्रेंट, इसके अलावा भी कुछ खूबियाँ होनी चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये 6 हैं। लेकिन बहरहाल वो 3 कौन सी है? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब कि इंफॉर्मेशन जो भी आप डाल रहे हैं, जो नंबर डाल रहे हैं, उसकी मटीरियलिटी को चेक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की किसी एक एंटिटी, फॉर एग्जांपल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसके अंदर आपसे एक अमाउंट मिस हो जाती है, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की, ठीक है। अब 1 मिलियन की इंफॉर्मेशन आउट होना किसी एक हेड में, तो ये मैटर करता है। इसका आउट होना, इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनाई। लेकिन यही फॉर एग्जांपल 1 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी करेंसीज में अगर वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस हो जाए तो ये इतना मैटर नहीं करता, उसके लिए ये मटीरियलिटी में नहीं आएगा, जबकि पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिए अमाउंट मटीरियलिटी में आएगा। तो इन्फॉर्मेशन की मटीरियलिटी को भी चेक किया जाता है। कॉस्ट बेनिफिट, आपको इस इंफॉर्मेशन की कॉस्ट बेनिफिट कितना है इसको देखा जाएगा। आप अपने बैलेंस की अप्रोप्रिएट बैलेंस को पहुँचे हैं कि नहीं, अचीविंग, अपने बैलेंस को इक्वल कर पाए हैं, जो अचीविंग आप एक टारगेट था उसको फुलफिल कर पाए हैं या नहीं, ये इंफॉर्मेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो दीज आर द 6 मेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एंड दीज आर एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 4, रिपोर्टिंग एंटिटीज। हु आर रिपोर्टिंग एंटिटीज? की डेफिनेशन याद रखें, जब भी आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन पूछेगा किसी भी सतह पर, तो आपने डेफिनेशंस वही पिक करनी है जो कि आपको इस स्लाइड्स के अंदर प्रेजेंट की जा रही हैं, जो कि आपको इप्सास के बोर्ड ने लिख के दी हुई हैं। पब्लिक सेक्टर रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशंस क्या होती है? पब्लिक सेक्टर रिपोर्टिंग एंटिटी इज़ अ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट या अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या कोई प्रोग्राम और आइडेंटिफाइबल एक्टिविटी डैट प्रिपेयर्स जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टमेंट। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इसी तरह की एक्टिविटी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट बना रहा हो, तो वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर रिपोर्टिंग एंटिटी होती है। पब्लिक सेक्टर ग्रुप रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होती है? जब मुख्तलिफ एंटिटीज़ मिल के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हो तो वो ग्रुप रिपोर्टिंग एंटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे उसने डेफिनेशन लिखा, comprises 2 or more separate entities that present general purpose financial reportment as if they are a single entity. For example, जैसे CG है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये अगर अपने नीचे सारी एंटिटीज़ को इंक्लूड करके, जैसे AGPR और AGPR के सब ऑफिस, इन सब को इंक्लूड करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट करे, तो वो ग्रुप पब्लिक सेक्टर ग्रुप रिपोर्टिंग एंटिटी कहलाएगा। फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, आप जो है सर्विस सिस्टम एंड रिसोर्स प्रोवाइडर विल ऑफ्टन रिक्वायर इंफॉर्मेशन अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज, दिस इंक्लूड्स। बेसिकली वो कह रहा है कि जो रिसोर्स यूज़र्स होते हैं, जो आपके यूज़र होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने पीछे स्लाइड में पढ़े, एक रिसोर्स रिसिपिएंट और एक रिसोर्स प्रोवाइडर्स, वो बेसिकली उनको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसमें वो कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ सेपरेट एंटिटीज मेक और गवर्नमेंट की सतह की ओवरऑल एक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। जैसे IMF जो है वो आपकी पाकिस्तान के ओवरऑल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, लाजिम बात है चेक करता है। इसी तरह अब बाद दफ़ा आपको मिनिस्ट्री के लेवल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना होता है कि मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस को देखनी होती है, तो आपको मिनिस्ट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होगी। या फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी कोरोना वायरस के ऊपर एक एक्टिविटी परफॉर्म की है और उसकी आपने देखना है कि आपकी एक्टिविटी कितनी सक्सेसफुल रही है, आप सर्विस डिलीवरी, लोग पब्लिक को इसमें सर्विस डिलीवरी के हिसाब से कितने सक्सेसफुल हैं, तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 एंड 6, इस स्लाइड्स के अंदर दोनों चैप्टर्स कवर हो रहे होंगे। बेसिकली एलिमेंट एंड रिकग्नाइजेशंस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एसेट, लायबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ वगैरह, इनको डिफाइन करेगा और इनकी रिकग्नाइजेशंस कैसे करनी है इसको डिफाइन करेगा। एसेट्स क्या होता है? एन एसेट इज़ अ रिसोर्स विद द एबिलिटी टू प्रोवाइड एन इनफ्लो ऑफ सर्विस पोटेंशियल्स और इकोनॉमिक बेनिफिट दैन एन एंटिटी प्रेजेंटली कंट्रोल्ड एंड विच अराइजेस फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। बेसिकली एसेट्स आपका रिसोर्स होता है, ठीक है, और इसकी एबिलिटी होती है कि आपको फ्यूचर में इनफ्लो दे सके। किस चीज़ का? सर्विस पोटेंशियल, कि आप इसकी मदद से फ्यूचर में कोई सर्विस परफॉर्म कर सकते हों, ठीक है। जैसे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग जो है, उसकी मदद से वो सर्विस प्रोवाइड कर सकती है पब्लिक डिलीवरी की, तो ये उसका एसेट होगा। या आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे कोई ले सकते हो फ्यूचर्स में।
और ये दोनों चीज़ें, ये जो एसिड है ये आपके पास कहाँ से आया हो, आपके कंट्रोल में हो और किसी पास एक्टिविटी की वजह से ये आपके पास आया हुआ हो। जैसे बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट की थी या आपको गवर्नमेंट ने डोनेट की थी, तो पास एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी, तो एसिड आपका ये बन गया। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ जो है ये ऑब्लिगेशंस होती है, आपकी आज की डेट की ऑब्लिगेशंस होती है, और ये भी पास इवेंट की वजह से आई हो जाती है। पास कोई इवेंट परफॉर्म हुआ होता है, उसकी वजह से आपके पास ये लाइबिलिटीज़ होती है। इसकी वजह से क्या होता है, वेयर देयर इज़ लिटिल और नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव्स, आपके पास बहुत कम चांस होता है या कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं होता कि आप इस आउटफ्लो को अवॉइड कर सकें। मतलब वो ये कह रहा है कि आपका आउटफ्लो होना ही होना है, आपको ये सर्विस परफॉर्म करनी ही करनी है, आपके ऊपर बाउंड है कि आप ये सर्विस डिलीवरी करेंगे। तो बेसिकली वो आपकी लाइबिलिटीज़ होती है या इकोनॉमिक बेनिफिट, आपने कैश की फॉर्म में कोई वापस कोई चीज़ देनी है, किसी को पे करनी है, तो बेसिकली आपकी लाइबिलिटीज़ होगी। तो बेसिकली इसमें और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इनकी डेफिनेशन की हद तक कोई डिफर नहीं है, सेम ही है। रेवेन्यू बेसिकली इनफ्लो होता है कि आपके पास कैश आ रहा है करंट रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर, विच इंक्रीज द नेट एसेट, जो कि आपके नेट एसेट को इंक्रीज कर देता हो। लेकिन इसमें जो ऑनरशिप कंट्रीब्यूशंस होती है, जो कि मालिक खुद करता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं, तो वो आपने नहीं करना। पब्लिक सेक्टर में ऑनरशिप कंट्रीब्यूशन क्या होती है, जो कि गवर्नमेंट किसी कुछ कंट्रीब्यूट करती है, तो उसको आपने शामिल नहीं करना। या इंक्रीज इन डेफर्ड इनफ्लो, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपके पास पैसे आने थे लेकिन आपने उसको आज ही वसूल कर लिए हैं, जिसे कहते हैं एडवांस टैक्सेस वगैरह फॉर एग्जांपल्स, तो बेसिकली वो आपका रेवेन्यू नहीं होता। ठीक है, रेवेन्यू सिर्फ वो होता है कि जो आपका करंट ईयर से रिलेटेड करते हो। ठीक है, अलबत्ता जो आपका इनफ्लो होता हो ड्यूरिंग द करंट रिपोर्ट पीरियड्स दैट रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज इन डेफर्ड इनफ्लो थे, अब वो डिक्रीज हो गए। मतलब एडवांस टैक्सेस आपने आज अगर हम करें 2024, अब हमने 2025 का भी टैक्स इकट्ठा किया हुआ है, 2026 का टैक्स इकट्ठा किया हुआ है, तो 2024 के अंदर जो 25 का टैक्स है वो हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब हम 25 में जाएंगे, 2025 में जाएंगे, तो वो जो टैक्स होगा, वो जो डेफर्ड इनफ्लो की डिक्रीज होगी, वो बेसिकली 2025 की हमारा रेवेन्यू कंसीडर होगा। तो बेसिकली आपने इसमें करंट ईयर को फोकस करने होता है। एक्सपेंसेस भी सेम चीज़ है, आउटफ्लो होती है आपकी, जिसकी वजह से आपका नेट एसेट डिक्रीज करता है। अदर देन जो ऑनरशिप को डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे होते हैं, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर में ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग जो ऑनरशिप अपने पैसे बीच में से वापस लेता है, तो उसको हमने शामिल नहीं करना है इसमें, क्योंकि वो तो एक्सपेंस में नहीं आता। इसी तरह डेफर्ड हमको एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, तो वो भी बेसिकली करंट ईयर का तो हमारा एक्सपेंस नहीं है, उसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई पे किया हुआ था पहले से, अब उसमें डिक्रीज आ जाता है, डिक्रीज इन डेफर्ड आउटफ्लो, तो वो हमारा चूँकि अब करंट ईयर का हो जाएगा, पहले पे किया था, अब वो करंट ईयर आ गया, तो अब हमारा वो जो डिक्रीज होता है वो बेसिकली इस साल का हमारा एक्सपेंस कंसीडर होगा। ऑनरशिप कंट्रीब्यूशंस बेसिकली क्या होती है, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी कंट्रीब्यूटेड बाय एक्सटर्नल पार्टीज दैट इस्टेब्लिश्ड और इंक्रीज एन इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द एंटिटीज। कोई एक्सटर्नल पार्टीज की वजह से कंट्रीब्यूशंस होती है आपकी एंटिटी में, जिसकी वजह से उसका एक इस्टेब्लिश हो जाती है, उसकी पावर हो जाती है आपके नेट एसेट पे, या इसका इंटरेस्ट जो होता है पहले से वो मज़ीद इंक्रीज़ कर जाता है, तो वो ऑनरशिप कंट्रीब्यूशंस होती है। ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है, जो आप एक्सटर्नल पार्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पैसा जो उसने पहले ऊपर दिया हुआ था आप उसको वापस कर देते हैं, या उसका जो इंटरेस्ट था रिड्यूस, जिसकी वजह से, और रिड्यूस एन इंटरेस्ट इन द नेट एसेट, आप उसका नेट एसेट तक जो इसका हक था उसको कम कर देते हैं, तो ये ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाती है। चैप्टर 7 मेजरमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप एसेट को मेजर कैसे करेंगे, मेजर का मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू उसको कैसे इंटर करेंगे, इसी तरह लायबिलिटीज़ को। तो बेसिकली इनके तीन तरीके होते हैं, आप कोई सा भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल और करंट कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2 एंट्री और एग्जिट पर्सपेक्टिव्स। नंबर 3 एंटिटी और नॉन एंटिटी स्पेसिफिक्स। तीनों को देखते हैं एक दफ़ा। हिस्टोरिकल और करंट कॉस्ट, पहला मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स बेसिकली क्या होता है कि जिस अमाउंट पे आपने एसेट को एक्वायर्ड किया होता है तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक कार परचेज़ की 50 लाख की, तो जो 50 लाख है वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। सेम हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़, आपने कॉस्ट तो परचेज कर ली लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ हो जाएगी 50 लाख की। तो 50 लाख आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ भी है।
और जो उस कार की वर्थ है आपके पास आ गई, उसकी भी 50 लाख उसकी क्या हो जाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी। करंट कॉस्ट, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग एट द रिपोर्टिंग डेट। फॉर एग्जांपल, ये आपने कार परचेज की थी 2022 में, लाइबिलिटीज़ भी आपकी 2022 में बनी, अब 2024 चल रहा है या 2025 चल रहा है। आज की डेट में उसकी जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग एट द रिपोर्टिंग डेट, आज की डेट में जो उसकी करंट कॉस्ट आ रही है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट वैल्यू मेथड लेके चल रहे हो या कॉस्ट मेथड, जो भी है, लेकिन आज की डेट में उस चीज़ की वैल्यू क्या है, तो ये करंट कॉस्ट इसको हम कंसिडर करेंगे। नंबर 2 जो है इसका एंट्री और एग्जिट पर्पस, इसमें एक दफ़ा हम एंट्री को देखेंगे कि आपके पास चीज़ इंटर होते हुए उसकी क्या वर्थ है, और इसी तरह एग्जिट होते हुए आपकी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जब एक चीज़ को आउट कर रहे होते हैं तो उस टाइम उसकी क्या वर्थ है, तो इसको फोकस करना होता है। एसेट की एंट्री को देखते हैं जब हमने उसको एक्वायर्ड किया था, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखी 50 लाख का एक्वायर्ड की हमने कार, तो वो आपके एसेट की एंट्री वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह लाइबिलिटी अगर हमने उसको भी पे नहीं किया तो ये हमारी एंट्री वैल्यू हो जाएगी 50 लाख की लाइबिलिटीज़ की। एग्जिट वैल्यू क्या होती है, जब वो आपके पास कार पड़ी हुई थी, आपने उसको यूज़ की 5 ईयर 10 ईयर, अब आप उसको सेल कर रहे हैं, तो सेल के टाइम उसकी जो वर्थ होती है वो उसकी एग्जिट वैल्यू होती है। इसी तरह लाइबिलिटी 50 लाख आपके पे लोन था, आपने करते करते आफ्टर 5 ईयर जब आप उसको एग्जिट कर रहे हैं बिल्कुल, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है। अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिलीज एन ऑब्लिगेशन, उस टाइम में भी वो इंटरेस्ट लग लग के 50 लाख से 70 लाख हो चुका हो, और मे भी वो 50 लाख से डिक्रीज होके 30 या 20 या इवन नील हो चुका हो, तो ये आपकी लाइबिलिटी कंसिडर होगी उस टाइम। एंटिटी और नॉन एंटिटी स्पेसिफिक्स, एंटिटी स्पेसिफिक बेसिकली is used to refer to measurement basis that reflect the economic positions of the entity at the reporting dates rather than positions on the market। इसमें बेसिकली आप मार्केट की पोजीशन पर फोकस नहीं करते, बल्कि आप एंटिटी में देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एंटिटी में करंट कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं और 10% डेप्रिसिएशन यूज़ कर रहे हैं उस पर। 50 लाख की आपने कार परचेज़ की थी, अब आप उस पर 10% डिप्रिशिएशन करते करते आफ्टर 2 ईयर अगर आप 10% उस पर डिप्रिशिएशन अप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख उसकी वर्थ रह गई है, ठीक है। अब ये एंटिटी स्पेसिफिक हो गई। नॉन एंटिटी स्पेसिफिक क्या होगी कि वैल्यू रिफ्लेक्ट अ मार्केट बेस्ड प्राइस फॉर एन एसेट और लायबिलिटीज़। ऊपर आपने जब एंटिटी के हिसाब से देखी तो उसकी वर्थ निकली 40 लाख, लेकिन उसी कार की फॉर एग्जाम्पल मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, तो अब आप उसको सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो 50 लाख की जगह हो सकते हैं आपकी 60 लाख में सेल हो जाए, तो बेसिकली 10 लाख का इजाफा हुआ है अगर आप मार्केट वैल्यू को देखें। तो ये नॉन एंटिटी स्पेसिफिक, आपने एंटिटी पे फोकस नहीं करना बल्कि मार्केट को देखना है। जबकि ऊपर जब आपने एंटिटी को देखा था तो आप 40 पे आए, यहाँ पे नॉन एंटिटी को देखा, मार्केट को देखा, तो आप कितने पे आए, 60 पे। ये भी हो सकता है कि मार्केट में उसकी वर्थ अब डिक्रीज होकर 30 लाख पे आ चुकी हो, जबकि एंटिटी के हिसाब से उसकी 40 है, जबकि नॉन एंटिटी के हिसाब से उसकी 30 है। तो कोई सा भी आप इन तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ करते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए। चैप्टर 7 लुक एट मेजरमेंट बेसिस फॉर एसेट एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स के हम देख लेते हैं मेजरमेंट करने के मेथड ओवरऑल जो होते हैं, जो हम आगे अप्लाई करेंगे फ्यूचर में। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, मार्केट वैल्यू होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट सेलिंग प्राइस, वैल्यू इन यूज़। जबकि लायबिलिटीज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ रिलीज और एजम्पशंस प्राइसेस। चैप्टर 8 द लास्ट चैप्टर ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कि आपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है। तो बेसिकली कहता है डिस्प्लेड इंफॉर्मेशंस इन प्रेजेंटेड प्रोमिनेंटली इंफॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करनी यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स सच एज लेबलिंग्स, बॉर्डर्स, टेबल, ग्राफ। आपने ग्राफ यूज़ करने हैं, टेबल यूज़ करने हैं, बॉर्डर यूज़ करने हैं, लेबल अच्छे तरीके से करना है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है वो यूज़फुल होनी चाहिए। किस तरह कि आप उसकी डिटेल प्रोवाइड करें यूजर्स को ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल आपने बेसिस प्रोवाइड करनी है इस इंफॉर्मेशन की, सच एज एप्लीकेबल पॉलिसीज़। आप कौन सी पॉलिसीज़ अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी मेथडोलॉजीज अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10% है, 2% है, डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन है, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये आपने इंफॉर्मेशन सारी यूजर्स को बतानी है। डिसएग्रीगेशंस ऑफ डिस्प्लेस इंफॉर्मेशंस,
ये भी आपने क्लियर करना है। इसी तरह आइटम दैट शेयर्स मैनी बट नॉट ऑल ऑफ द एस्पेक्ट of displayed information. For example, disclosures on item that meet some but not all of characteristic of an element of definitions. तो जोन से आइटम्स आपकी एलिमेंट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने प्रेजेंट करने हैं, उन सब को आपने क्लियरली प्रेजेंट करना है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, प्रॉपर यूज़ करना है, प्रॉपर पॉलिसीज़ का बताना है, मेथोडोलॉजीज़ का बताना है, हर चीज़ आपने क्लियरली यूज़र को इन्फॉर्म करना है प्रॉपरली। तो ये पहले हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक प्रीफेस देखा और उसके बाद हमने इसके 8 चैप्टर देखे कि इसको आपने कैसे लेके चलना है।